चैप्टर ये है 12। हाँ, पहले ज्यादा चैप्टर थे 9th क्लास में, तो हटा दिए एनसीईआरटी वाले, तो क्या करें। चैप्टर का क्या नाम है? आयम्या स्टैटिक्स। और यहां तुम्हें जो करना है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। कुछ लोग डेटा भी पढ़ते हैं इसको। क्या ये दिखाई पड़ रहा है साफ साफ? अभी प्रश्न ये है कि डाटा मालूम है आप लोगों को क्या होता है? अगर 8th क्लास पढ़ा होगा तो मालूम होगा, लेकिन हमें मालूम है कि तुमने नहीं पढ़ा है। तो डेटा क्या होता है? द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। पिछला जो है, मतलब उसको थोड़ा हम रिवाइज कर लें, जो 8th क्लास में पढ़ा होगा आपने। अलग अलग किताबें अगर 8th क्लास की हैं तो उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन स्टैटिक्स का डाटा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, टेबुलर डाटा क्या होता है, टेबल कैसे बनती है, ये बनाना सिखाया जाता है। अब अगर आपने सीखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो प्राइमरी डाटा क्या होता है? जो सर्वेयर होता है। सर्वेयर मतलब जो डाटा एकत्र करता है। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो वो आया आपके गांव में और पता किया कि कितने लोग हाई स्कूल पास हैं, कितने लोग इंटर पास हैं, कितने लोग बीए पास हैं, कितने लोग एमए हैं, बीएससी हैं, एमएससी हैं, ये उसने नाम लिखा। तो वो जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो प्राइमरी डाटा है। अब उस बेस पर अगर कोई टेबल फॉर्म कर दी जाए तो वो टेबुलर फॉर्म हो जाएगी, टेबुलर डाटा कहलाएगा। टेबुलर डाटा प्राइमरी डाटा से स्टडी करने में ज़्यादा इजी होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा कि आपके गांव में कुल 100 लोग सर्वे किया गया, 100 लोग हैं, तो उस जो डाटा कलेक्ट कर रहा है, डाटा कलेक्टर जो है, मतलब जो सर्वेयर है, उसने बाय नेम सबका नाम लिखा होगा। सपोज करो उसने लिखा कि मोहन, उसके आगे लिख दिया उन्होंने 10th पास। ऐसे ही राम 12th पास। ऐसे करके उसने 100 लोगों के नाम लिख दिए अपने पास। अब 100 लोगों के नाम पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन अगर इसको हम समराइज कर दें, क्या कर दें? समराइज कैसे करेंगे? यहां पर हम हो सकता है लिख सकते हैं क्वालिफिकेशन। अब योग्यता भी लिख सकते हैं इसको, या फिर हम क्लास से डिनोट कर देते हैं। जनरली क्लास से भी डिनोट कर सकते हैं। तो क्वालिफिकेशन में हमने मान लो लिख दिया 10th, 12th, बीए, बीएससी, एमएससी, एमए, ऐसे लिख दिया। और यहां पर लिख दिया नंबर ऑफ पर्सन्स। नंबर ऑफ पर्सन, समझे? नंबर ऑफ पर्सन्स किसका नंबर ऑफ पर्सन्स है? लोगों कौन सी संख्या? जो 10वीं पास है, मान लो वो 25 लोग हैं। 12वीं पास वाले, 12वीं, मान लो वो 30 लोग हैं। जो बीए पास हैं वो 15 लोग हैं। बीएससी वाले 10 लोग हैं, है ना? एमएससी वाले 5 लोग हैं। एमए वाले 15 लोग हैं। इसको टोटल करोगे तो 100 आ रहा। टोटल अगर करें तो हम 100 पाएंगे कि नहीं पाएंगे? ठीक है, ये दिख नहीं रहा उसमें, दिख रहा यहाँ तक 15 तक, 5 तक, कोई बात नहीं। तो हमने ये डाटा जो बना दिया, मतलब ये टेबुलर फॉर्म में बनाया, ये काफ़ी इजी है।
तो हमने कहा कि प्राइमरी डाटा से टेबुलर डाटा इस तरह बनता है। अब यहाँ पर हमें इस टेबुलर डाटा को रिप्रेजेंट करना है, कैसे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करना है। शायद आपने एक लाइन सुनी हो कि एक तस्वीर, चित्र हजारों शब्दों से ज्यादा बेहतर होता है समझने के लिए, है कि नहीं? मतलब अगर किसी इंफॉर्मेशन के लिए हमने एक ग्राफ बना दिया, चित्र बना दिया, तो हमको उसमें हजारों वर्ड लिखने की जरूरत, सिंपली हम उसको देखकर इंफॉर्मेशन जो है वो जान लेंगे। तो यही है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, समझ गए? ग्राफ बनाना उसी इंफॉर्मेशन का। तो इसके लिए आपको यहां पर 3 तरह के रिप्रेजेंटेशन करना है। पहला, 1 बाय 1 अभी हम समझेंगे, बार ग्राफ। दूसरा है हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम 2 टाइप के हैं, एक में सबकी जो विड्थ होगी, चौड़ाई, वो सेम होगी, तो कहेंगे हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल विड्थ एंड ऑफ वेरी समझते हो? मतलब बदलना, है ना? यहां तक दिख रहा, नीचे लिख दें। कल हमने बनाया था जब, उसमें तो 2 तरह के बनाए थे ना, एक जब विथ सेम थी और एक जब अलग थी। तीसरा क्या है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो बार ग्राफ में आपको जो डाटा होगा वो बार से रिप्रेजेंट कर देंगे, और हिस्टोग्राम में जनरली आपको जो डाटा दिया होगा वो कंटिन्यूअस क्लास होगी, और उसमें इक्वल विथ भी हो सकती है और वेरिंग विथ, मतलब अलग अलग भी विथ हो सकती, चौड़ाई किसी कम किसी की ज्यादा हो सकती है। और फिर है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तीनों को हम 1 बाय 1 समझेंगे। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मतलब जो इंफॉर्मेशन है उसको हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करने वाले हैं, और यही आपका चैप्टर है स्टैटिक्स। पहले जो एनसीईआरटी की किताबें थी, जो सिलेबस था, उसमें मीन, मीडियन, मोड के भी क्वेश्चन थे, लेकिन इस बार एक ही एक्सरसाइज है केवल, जितना है उतना करें। लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप लोग वो भी पढ़ लें, मीन, मीडियन, मोड, क्योंकि हाई स्कूल के सिलेबस से तो हटा नहीं, और हाई स्कूल के सिलेबस से अगर हट भी गया तो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से तो हटाया नहीं जाएगा, हटा दिया जाएगा। वैसे तो हम चाहते हैं कि ये सिलेबस में जो खींचतान हर साल करते हैं नहीं होनी चाहिए, नहीं, डिस्टर्बेंस हो जाता है। कितना सिलेबस ऐसे ही कम हो चुका है, बाद में पढ़ना पड़ता है। तो पहले हम लोग समझ लें बार ग्राफ, एक एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझेंगे कि बार ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए हम एक डाटा कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन ऐसा लिखा होगा, कंसीडर द डाटा
एंड ड्रा अप्रोप्रिएट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, या फिर सीधे लिख देंगे बार ग्राफ। तो डाटा में ऐसे हम लिख सकते हैं, क्या लिखा है कंट्री, सही है। कंट्री मतलब जानते हो ना, हाँ? देश। अच्छा चलो हम देश को ना लेंगे पहले, नहीं तो देश में खो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं, डेटा कुछ भी ले सकते हो। हम सिंपल सा कंसीडर कर लेते हैं स्कूल का ही, क्लास लेते हैं यहाँ पर। तो क्लासेस में हमने लिख दिया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और इधर लिख देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। वहाँ हम डेटा लिखने वाले थे, देश के नाम लिख देते, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट लिख देते। लेकिन कभी कभी बच्चे उसको एकदम रियल समझ लेते हैं ना, कि उसको याद करना है कि भारत में इतना उत्पादन हो रहा है। वो कुछ नहीं करना, जो डेटा आपको दिया उसका बार ग्राफ खींचना। तो सिंपलिसिटी के लिए हम ये समझने के लिए क्लास ले रहे हैं और इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ले रहे हैं। मान लो इसमें 20 बच्चे हैं, इसमें 25 हैं, किसी में 30 हैं, इसमें 22 हैं, और मान लो इसमें 27 है। अब इसका हमको बार ग्राफ बनाना है। तो जो हम बार ग्राफ बनाएंगे उसमें दो एक्सिस होंगे, दो मतलब दो तरह की, एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, चाहो तो उसको वाई एक्सिस कह लो, और एक हॉरिजॉन्टल उसको एक्स कह लेंगे। तो एक तरफ हम क्लासेस को रिप्रेजेंट करेंगे और एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ हम बना लेते हैं, क्या यहाँ तक दिख रहा, ऊपर तो दिख ही रहा होगा। ध्यान दें कि टेबल के बगल में आपको नहीं बनाना, हमारे पास जगह इतनी है तो यहाँ बना रहे हैं। आप जो है अलग बना सकते हैं। ये सर ने तो टेबल के बगल में बनाया था, हम उसे सटाक बनाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। तो ये हमने 5 लिखा, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, ये 30 और ये। अब ये लाइन हम मिटा रहे हैं, तुमको भी ये नहीं करना कि लाइन भी तुमको मिटाना है, हम थोड़ी जगह बढ़ाना चाह रहे हैं इसलिए। अब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट थोड़ा हम इधर कर दें, जैसे तो इसमें हम लिख दें ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ, क्योंकि हमको यहाँ भी लिखना था ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अच्छा, कुछ बच्चों को हमने देखा जब हम ऐसे झुक के लिखते तो अपनी कॉपी में भी लिख रहे होते। कॉपी आप घुमा सकते हो ना, झुक के लिखने की कोई जरूरत। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर है और ये हमारी क्लासेस हैं। तो हम जब बार बनाएं तो ध्यान रखें कि इक्वल विड्थ के ही बनाएं, चौड़ाई बराबर रहे और दोनों की डिफरेंस भी बराबर। जैसे फर्स्ट क्लास में कितने बच्चे हैं, 20। तो इस 20 के सामने आप पहले पेंसिल से पॉइंट कर लें और ऐसे स्केल से एक बार बना दें। फिर सेकेंड क्लास 25, तो 25 के सामने आप हमारी बात समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। ये जो बार्स बना रहे हैं आप, ये सेम चौड़ाई के हों, बराबर। हम बिना स्केल के बना रहे हैं, थोड़े कम ज़्यादा दिख सकते हैं।
आपको स्केल का यूज करके बनाना है, और इनके बीच जो डिफरेंस है ये बराबर है। थर्ड क्लास में कितने बच्चे हैं? 30। ये सब काम आप स्केल का यूज करके जरूर करेंगे। जो हमने डिस्टेंस ली है, ये हो सकता है हमने 1-1 सेंटीमीटर माना हो, 2-2 सेंटीमीटर माना हो, और इसको आप यहां पर लिख सकते हैं स्केल। स्केल कौन सी? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो हमने मान लो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू माना 5 स्टूडेंट्स। यहां जो भी होगा उसका नाम वहां जाएगा। 2 सेंटीमीटर माना तो 2 सेंटीमीटर में 2 सेंटीमीटर में 5 है तो आधे कर देंगे। थर्ड क्लास 30, तो ये 30 के सामने। और स्केल अगर आपकी 1 सेंटीमीटर इक्वल 5 स्टूडेंट है, तो आप जरूरी नहीं, यहां देखो 30 स्टूडेंट के लिए हमें कितने सेंटीमीटर चाहिए? 5 6 30, 6 सेंटीमीटर। तो यहां से आप भी नाप सकते हो कि 6 सेंटीमीटर जहां हो जाए वहां तक ले जाओ, और ये एग्जैक्ट इसके सामने ही होगा। अगर आपने गलती नहीं की तो, गलती कर दी तो कुछ भी हो सकता है कॉपी से बाहर निकल जाए। गलती नहीं करोगे तो कहाँ एग्जैक्ट होगा? 30 के सामने। 22 नापना है। कितना? अब 22 हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, तो कैसे नापते हैं देखें। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10 mm। ये बात सबको मालूम है ना। और इसमें हमने कितने स्टूडेंट लिए हैं? 5 स्टूडेंट्स, यही तो हम अगर 5 से 10 को डिवाइड कर दें तो कितना हो गया? 2। इसका मतलब ये हुआ कि 2 mm बराबर 1 स्टूडेंट है। बस 2 mm में 1 स्टूडेंट, हमें 20 के ऊपर कितने का बढ़ाने हैं? 2 स्टूडेंट, तो मतलब 4 mm। तो मतलब 1 2 3 4 सेंटीमीटर तो ये हो गया, और प्लस 4 mm। तो यहां से जब हम आप लेंगे स्केल में, तो 4 सेंटीमीटर और 4 mm, तो वो 22 से इतना ऊपर आएगा, 2 से 20 से ऊपर। समझ गए होंगे हमारी बात ना। फिर है 27, इसी तरह 25 तक तो 5 सेंटीमीटर हो गया, 2 और बचा तो 4 mm। तो 5 सेंटीमीटर और प्लस 4 mm। ठीक। अब यहां पर आप लिख दें फर्स्ट क्लास, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। चाहे तो आप इसके अंदर भी लिख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अब इसको चाहे तो पेंसिल से शेड कर दें। ठीक है, तो ये बार ग्राफ बन गया। समझ में आ गया सबको? डाटा को हमने क्या कर दिया? ये ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये हमने क्या किया है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इस तरह और कुछ भी हो सकता है, समझ लेंगे। अभी अगर हम यहाँ पर, जैसे हमने लिखा था यहाँ कंट्री, और यहाँ लिख देते प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, गेहूं का, और उसको हम जरूरी थोड़ी कि 1-1 किलो ही लिखें, हम लिख देते प्रोडक्शन इन टन, प्रोडक्शन इन लाख टन। तो इसका मतलब अगर यहाँ 20 लिखते तो उसका मतलब हो जाता है 20 लाख टन। 25 लिखते तो 25 लाख टन। 30 लिखते तो 35 लाख। बस यहां पर लिखना होता प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन लाख टन, लिख देते इन, बस सेम डाटा बन जाता। कोई दिक्कत? अगर अब हमारी बात समझ गए हो तो हम कहना चाहते हैं कि अब बार ग्राफ किसी भी डाटा का है बनेगा ऐसा ही। ये बात समझ रहे हो? ऐसा ही का मतलब ये नहीं कि सब में 20 25 और 30 22 27 होगा, हैं? नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो उसका खाका होगा, स्वरूप होगा, वो ऐसा ही तो दिखेगा। बार ग्राफ बनेंगे, इनको हम क्या कहते हैं? बार, है ना। और ये ग्राफ है इसलिए हम इसको कहते हैं बार ग्राफ। क्लियर?
अब जरा मेन बात समझे कि ये जो हम डाटा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, कर किस लिए रहे हैं, फायदेमंद होगा तभी तो। अब जैसे हमने ये ग्राफ देखा, तो इससे हम रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं, इस डाटा को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, इधर हमें देखना ही नहीं है, ठीक। अब देखें इधर, यहाँ क्लासेस हैं और यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट है। अगर हम कहें इस ग्राफ से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो क्या हम लिखेंगे, अरे 8th क्लास 7th क्लास में तो डाटा वाले क्वेश्चन होते थे कि, है ना, द बार ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वेरियस क्लासेस, मतलब अलग अलग क्लास में कितने बच्चे स्टूडेंट हैं, ये हमें जानकारी मिलती है। अब क्वेश्चन पूछा गया कि बार ग्राफ से आप देख के बताओ सबसे ज्यादा बच्चे किसमें, कुछ देखने का फर्क पड़ा, तुरंत पता चल जाएगा, नहीं पढ़ना वरना इसमें कुछ है ही नहीं ना, क्या देखना है, सबसे लंबा बार कौन सा है, बस यही तो देखना, कौन सा है बताओ, 30 नहीं बताना, मैं 3rd क्लास बताना, पागल एकदम। 30 तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है, हमने ये नहीं पूछा। क्वेश्चन में यही तो गड़बड़ी कर देते हैं बच्चे, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा उसके आगे का आंसर बता रहे। अभी हम नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछते कि कितने हैं तो तुम 30 बताते, यहाँ तो हमने पूछा किस क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे हैं, किस क्लास में, फिर हमने पूछा सबसे कम बच्चे किस क्लास में हैं, तो सबसे कम हाइट वाला देखना है। तो इस तरह से हमने बार ग्राफ देखकर उसकी इंफॉर्मेशन तुरंत रिकॉग्नाइज कर ली, इसीलिए बार ग्राफ बनाए जाते हैं। और आज के समय में आपने देखा होगा टेलीविजन में जो न्यूज होते हैं उसमें जैसे कोई डेटा है तो उसको बार ग्राफ से बना के समझाते हैं, या क्रिकेट देखा होगा तो उसमें पॉलीगन ग्राफ ऐसे ऐसे करके बने होते हैं कि फला खिलाड़ी कितने रन किस ओवर में बनाए तो रिप्रेजेंट हो जाता है। तो डेटा रिप्रेजेंटेशन करना बहुत आसान कर देता है, स्टडी ऑफ डेटा, मतलब डाटा की स्टडी करना बहुत आसान कर देता है। ग्राफ अगर हमने बना दिया तो हम उसको देख के तुरंत बता सकते हैं क्या क्या कैसा हो रहा है। अब ये डेटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन बार ग्राफ ऐसे हम बना सकते हैं। बस अंतर क्या आएगा, ये जो हमने बनाया है हो सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट ना हो के प्रोडक्शन ऑफ वीट हो, प्रोडक्शन ऑफ राइस हो, या नंबर ऑफ सेल्स हो, कुछ भी हो सकता है, समझ गए। तो इस तरह से हमने देखा बार ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या ये देखेंगे हिस्टोग्राम। और हिस्टोग्राम में 2 चीजें हमने देखी, तो दोनों देखेंगे। पहले हम देखेंगे इक्वल विथ वाले हिस्टोग्राम कैसे बनते हैं, बराबर विथ वाले, और डिफरेंट विथ कब बनेंगे। उससे पहले हम समझाना चाहते हैं क्लास इंटरवल क्या होते हैं। टेबुलर फॉर्म में डेटा को लिखना हम पहले सीख चुके हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं कि फिर से रिवाइज कर लो, पिछले क्लासों में आपने देखा होगा, लेकिन अभी नहीं याद है तो हम, जैसे मान लो हमने ये लिखा किसी क्लास में कोई टेस्ट हुआ और उसमें कुछ बच्चों को ये नंबर मिले हैं, 3 मिले, किसी को 5 मिले, 7 मिले, 10 मिले, 13 मिले, 23 मिले, 25 मिले, 15 मिले, 8 मिले, 5 मिले, 17 मिले, 19 मिले, 22 मिले, 23 मिले, 15, 16, 18, 30, 32। ठीक, अब इसको हमें टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम यहां पर लिख रहे हैं इसको हम क्लास इंटरवल के नाम से जानेंगे, लेकिन ये है कि हमारे मार्क्स मतलब बच्चों को कितने मार्क्स मिले। तो हमने कहा कि 0 से 10 वाले जो बच्चे होंगे वो इसके अंडर काउंट कर लेंगे, और 10 से 20 इनको मिलेंगे वो इसमें, और 20 से 30, और 30 से, ये हमने क्लास इंटरवल बना दिया मार्क्स का। काउंटिंग का क्या है कि 0 से लेकर 10 तक गिनेंगे, 10 नहीं गिनेंगे, इसमें 10 नहीं गिनेंगे। 10 से पहले कुछ भी हो, 9.9999 होता तो उसको गिन लेते, लेकिन 10 इसमें गिनेंगे नहीं, क्योंकि 10 इसमें गिना जाएगा। 10 से लेकर 20 तक 20 नहीं गिनेंगे, 20 से 30 तक 30 नहीं गिनेंगे इसमें, 30 से 40 तक 40 इसमें नहीं गिनेंगे।
तो गिनते कैसे देखें हम, 0 से 10 जब गिनेंगे तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, 10 को गिनना नहीं है, और ये 4 हो गया, 5 हो गया, 5 है ना। इसी को हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। क्या कहेंगे? समझने के लिए हमने बताया है कि समझ लेना, और ये है हमारे लिए क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हम समझाना क्या चाह रहे हैं कि क्लास इंटरवल क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है डाटा ही, ये मार्क्स है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है। जैसे पिछले क्लास में देखा था, क्लासेस थी और नंबर ऑफ स्टूडेंट था, लेकिन वहां पर क्लास इंटरवल की कोई जरूरत नहीं थी। क्लास इंटरवल तब होता जब कहते फर्स्ट से 5th तक के बच्चे एक में गिने जाते, 5th से 8th तक अलग, तो ये क्लास इंटरवल बन जाता, वर्ग अंतराल बन जाता। तो अब यहां पर हम कितना लिखेंगे 0 से 10 में, 1 2 3 4 5 ना, तो ये हमने लिख दिया 5। 5 क्या फ्रीक्वेंसी, मतलब 0 से 10 वाला जो डाटा है वो कितने बार आया है, 5 बार आया है। फिर गिनेंगे 10 से 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अलग अलग इसलिए करें कंफ्यूज ना हो जाए, कि इसमें दोबारा अगर काउंट करना हो तो कर लेंगे। गोला वाले हो गए कितने, 9। 20 से 30, 1 2 3 4, बस, है ना। और 30 से 40 वाले 2। अब जरा भैया गिनो सबको आप, और हम यहां जोड़ लेते हैं। कितना है टोटल, तो ये टोटल इन सबके बराबर ही आया है, और अगर नहीं आया तो गलत कर दिया आपने। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि इस तरह का डाटा इस तरह के टेबुलर फॉर्म में लिखा जाता है, समझ में आ गया होगा। अब इसको हम हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। अब अलग से डाटा लिखने क्या जरूरत, इसी को हम क्या बना दें, हिस्टोग्राम। समझने की कोशिश कर ही लेंगे अब आसानी से। ये हमने रिवाइज करने के लिए बताया कि हाँ कहाँ से क्या बनता है, इस तरह का टेबल क्लास इंटरवल होता है और ये फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो इस डेटा को हम थोड़ा शॉर्ट में अब अलग लिख देते हैं, जिससे हिस्टोग्राम थोड़ा हम खूबसूरत बना पाए, हैं। तो अब हमारे लिए ये डेटा थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ इधर शिफ्ट कर लें। क्लास इंटरवल, और ये हमारे लिए फ्रीक्वेंसी है। तो 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, ये कितना है 5, ये कितना है 9, ये कितना है 4, ये कितना है 2। समझ गए। अब इसको हम क्या बनाने वाले हैं, हिस्टोग्राम। ध्यान दें, हमने बताया था हिस्टोग्राम दो तरह के बनेंगे, एक इक्वल विथ वाले और एक बनेंगे वेरिंग, मतलब अलग अलग उनकी चौड़ाई हो सकती है। यहां पर कैसे जानेंगे, अगर क्लास इंटरवल में जो डिफरेंस है वो सेम है, जिसको हमने क्लास विथ कहा था, कल समझाया था। क्लास विथ मतलब इनका डिफरेंस कितना है, 0 10 10 20 20 30 30 40, सब में सेम है, कितना 10 10। लोअर लिमिट अपर लिमिट तो बताया ही था हमने। लोअर लिमिट ये है 0 10 20 30, अपर लिमिट 10 है इसकी, 20 30 40, और इन दोनों का डिफरेंस होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर क्या होता है, क्लास विथ। क्लास की चौड़ाई कितनी है, सब इक्वल है तो इक्वल विथ का हिस्टोग्राम बनेगा, अगर इक्वल नहीं है तो अलग अलग विथ का हिस्टोग्राम बनेगा। तो हिस्टोग्राम बनाने के लिए जैसे हमने बार ग्राफ बनाया था, सिमिलर हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया, यहां पर 0 देते हैं।
उसके बाद जो हमारा क्लास इंटरवल है 0 से ही शुरू हो रहा, कभी कभी ये अलग से शुरू होगा तो यहाँ पर एक जर्क देकर उस नंबर से शुरू कर देंगे। मान लो ये 100 से शुरू होता तो यहाँ जर्क दे देंगे, 100 110 ऐसे करते जितना भी डिफरेंस। लेकिन ये इक्वल है तो इक्वल, अब ये जो डिस्टेंस आप ले रहे हैं ये इक्वल डिस्टेंस ही लेना है आपको। ये 1 सेंटीमीटर लेना हो या 2 सेंटीमीटर लेना हो, जितना भी लेना हो। तो 0 से ये हमने मान लिया 10 है, फिर इसी डिस्टेंस दूरी बराबर है 20 है, ये 30 है, 40 है, इतना काफी है, 40 तक ही डाटा है। पहले हम बता दें ये कहाँ तक भी हो सकता है, मतलब 100 तक हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल है हिस्टोग्राम का। फिर इधर हमें लिखना है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी जैसे हमने बताया वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट है, क्लास में कितने बच्चे ने इतने नंबर पाए थे वही तो लिखा था हमने। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट ही है। क्वेश्चन में हो सकता है फ्रीक्वेंसी लिखी हो और हो सकता है ये नंबर ऑफ, तो आपको यहां पर वही लिखना जो क्वेश्चन में है, अपने आप नहीं कि फ्रीक्वेंसी तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख दो। हो सकता है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट ना होकर नंबर ऑफ क्रिमिनल्स हो, केस भी तो हो सकता है। तो क्वेश्चन में अगर फ्रीक्वेंसी लिखी तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी, मतलब जो भी लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा तो नंबर ऑफ। ये डिसाइड कैसे करेंगे, यहां पर लेंथ हम क्या लें डाटा के हिसाब से। मान लो बहुत बड़े डाटा होते, मान लो 50 होता, 100 होता, 110 होता, तो हम ये डिफरेंस लेते 1 सेंटीमीटर 10 ले लेते। लेकिन अगर मान लो अब यहाँ पर 1 में 10 ले लें तो 10 से सब छोटे ही हैं, तो यहीं पर हिस्टोग्राम बन जाएंगे जो काफ़ी बेकार दिखेगा, बनाने में भी थोड़ा आसान नहीं होगा। तो हम अपने हिसाब से स्केल को क्लियर कर लें। 9 ही तक तो है तो हम एक एक करके ना ले लें, मतलब हम कहना चाह रहे हैं ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया, है, और ये 8 9 यहाँ तक दिख रहा है। बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे 10 भी लिख सकते हो। तो भैया पहला जो हिस्टोग्राम में बार बने, बार इसमें भी बनाना है, 5 लेंथ तक जाएगा। कहां तक जाएगा, 5, यहां से बार ग्राफ में क्या करते थे, एक बनाने के बाद बीच में गैप छोड़ देते थे। यहाँ गैप नहीं, कंटिन्यूअस डाटा है। 10 से 20 है, वो कितना है 9, 9 के सामने ये वाली लाइन तो इसी मिला दो, ये बढ़ा दो। ये देखो विथ हमारी जो है कम ज्यादा दिख सकती है क्योंकि हम स्केल का यूज नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी ये विथ सेम ही दिखे, समझ गए ना हमारी बात भैया। हाँ, उसके बाद 20 से 30 क्या है 4, फिर 30 से 40 क्या है 2। तो ये बन गया आपका, क्या बन गया, हिस्टोग्राम ऑफ इक्वल लेंथ। ये हिस्टोग्राम है। अच्छा, इधर हमने लिखा नहीं क्या है, ये क्लास इंटरवल है। अब ये हो सकता है कुछ भी हो, मार्क्स हो या जो भी हो, यहां पर लिख देंगे। तो हिस्टोग्राम आप ये तो समझ गए कि कौन सा, इक्वल लेंथ वाला ऐसे बनता है। लेकिन अगर लेंथ अलग अलग होगी तो विथ अलग अलग होगी तो उसको कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें थोड़ा टेबल में भी मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। तो पहले उसको समझने के लिए समझें कि वो टेबल में अगर हम मॉडिफाई ना करें तो क्या दिक्कत होगी, उसके लिए हम एक पहले हिस्टोग्राम बना लेते हैं जैसे इस मेथड में हमने बनाया। फिर आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि भाई इसमें ये तो गलत आ रहा है, गलत क्या आ रहा है समझे।
एक बात आपने नोटिस की हो या शायद इसमें ना की हो, ये अगर कोई बार है तो ये एक रेक्टेंगल है कि नहीं, और इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो चौड़ाई तो क्लास इंटरवल से आप जान लेते हो, जैसे ये 0 है और ये 10 है, तो चौड़ाई कितनी होगी 10, और ऊंचाई फ्रीक्वेंसी होती है। ऊंचाई क्या होती है बेटा, इधर समझ लो नहीं तो दिमाग से उतर जाए। ये हमने जो ऊंचाई बनाई थी वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बनाई थी ना, तो उसकी लेंथ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। मान लो ये 7 है, तो इसका जो एरिया होता है, एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ, वो 7 × 10 कितना हो गया, 70 हो गया, कुछ भी हो। हम समझाना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगी तो लंबाई कब बढ़ेगी, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही तो लंबाई बढ़ रही, लंबाई बढ़ रही तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही तो लंबाई बढ़ रही। अब आपने इससे पहले 8th क्लास में अगर पढ़ा हो या किसी भी क्लास में पढ़ा हो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड, तो प्रोपोर्शनल कब कहलाते थे दो यूनिट, जब सेम टाइम इंक्रीज और सेम टाइम डिक्रीज हो। डायरेक्ट जिसको कहते हैं डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शनल पढ़ा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही तो दूसरी भी बढ़ेगी, एक घट रही तो दूसरी भी घटेगी। तो यहां यही हो रहा ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही तो एरिया बढ़ रहा, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो एरिया घटेगा। मतलब हम यहां से क्लियर ये बताना चाह रहे हैं कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स यहाँ हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के। लेकिन अगर हम वेरिंग लेंथ का बनाएंगे तो हम देख पाएंगे कि इनका जो एरिया है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल नहीं है। इसका मतलब कुछ हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आप समझते हैं, क्वेश्चन तब ज़्यादा समझ पाएंगे। तो ये तो याद रखना है कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वो उनकी फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। एक हम टेबल बनाते हैं, उसका हिस्टोग्राम बनाते हैं। क्लास इंटरवल, ये 0 से 10 है, 10 से 20, 30 से 50, 50 से 80। तो आपने यहां देखा कि सबकी विड्थ सेम नहीं, इसकी 10 है, इसकी 10 है, इसकी 10 है, लेकिन इसकी कितनी हो गई 20, इसकी कितनी हो गई 30। ये मान लो 7 है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है। क्लियर हो गया होगा भैया इतना। अभी जो हमने हिस्टोग्राम बनाया वो ध्यान देना, फिर से बता रहे हैं इक्वल विथ के लिए था। ये आप क्लास इंटरवल को पहले ही चेक कर लेंगे, मॉडिफिकेशन करना है कि नहीं, फिलहाल तो यहाँ करना है, लेकिन हम पहले इसका हिस्टोग्राम वैसे ही बनाते हैं जिस मेथड से अभी हमने बनाया। फिर हम आपको ये दिखाएंगे कि उसमें गलती क्या हो रही, मतलब क्या वो डाटा को सही रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा। भाई अगर सही रिप्रेजेंट करता तो हम मॉडिफिकेशन करने की क्या जरूरत है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। भाई मॉडिफिकेशन हम तभी करते हैं जब हमको उसकी जरूरत होती है। जैसे इस मार्कर में भी हम इंक नहीं डालना, क्यों नहीं डालना, क्योंकि भाई चल रहा, जब नहीं चलेगा तो इंक चल रहा तो डालने का वही वही। तो हम इसका हिस्टोग्राम बना ले जरा समझने के लिए। ये हमारा 0 है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, ये 50 दिख रहा। और ये हमारी फ्रीक्वेंसी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6। ये फ्रीक्वेंसी ऐसा भी नोट करते हैं, मालूम ना फ्रीक्वेंसी। तो 0 से 10 का क्या है 7, ये होगा। फिर 10 से 20 6, 20 से 30 5, और 30 से है 50, 30 से है कहां तक जाएंगे 4। 50 से 80 कहां तक 3, 50 से 80 कहां तक 3। अच्छा
अब जरा ये बताओ, यहां सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? मान फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा नंबर कौन सा लिखा हो देख के बता देना, मतलब इतना कमजोर बच्चे हैं। 7, मतलब 0 10 वाले इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो अभी जैसा कि हमने आपको बताया था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रोपोर्शनल होते हैं फ्रीक्वेंसी के, तो इस हिसाब से एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ क्लास इंटरवल 0 से 10 का एरिया सबसे ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? लेकिन हम देखते हैं जरा इधर एरिया निकालना हम समझा दें। देखो यहां विड्थ है 10, विड्थ माने चौड़ाई, और लंबाई कितनी है 7, तो इसका एरिया क्या हो गया 7 × 10 70। क्लियर है? ये जिस रेक्टेंगल के नीचे लिख रहे हैं उसका एरिया लिख रहे हैं। इसकी विड्थ भी 10 है और लेंथ है 6, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? क्लियर है? इसकी विड्थ भी 10 है लेकिन लेंथ है 5, तो इसका एरिया कितना होगा? यहां से गड़बड़ होने वाला है, धैर्य रखो। विड्थ कितनी हो गई 20, लेंथ कितनी है 4, तो 20 × 4 कितना हो गया? मतलब इस रेक्टेंगल का एरिया 80 हो गया। आगे चलेंगे, यही समझ लो। इससे तो ज्यादा हो गया ना, लेकिन होना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी है मात्र 4 और इनकी फ्रीक्वेंसी है 7 तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसके रेक्टेंगल का एरिया ज्यादा होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसके रेक्टेंगल का एरिया होना चाहिए कम, लेकिन हो गया ज्यादा, इसलिए ये मेथड गलत हो गया। मतलब इस तरह हम जो वैराइंग लेंथ वाले हैं, मतलब इनके क्लास इंटरवल डिफरेंट लेंथ के हैं, उनका हिस्टोग्राम इस मेथड से हम नहीं बना पाएंगे, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। और अभी हम बनाएंगे तब आपको फिर से एरिया चेक कराएंगे। अच्छा, इसका एरिया अगर निकालें तो 30 × 5, भैया 30 हो गई ना, 30 × 3 है ना, तो 30 × 3 इसका पूरे का एरिया कितना हो जाएगा? लो, इसका इनसे भी ज्यादा, यहां तो उल्टा हो रहा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम उसका एरिया सबसे ज्यादा, तो ये गलत हो गया। समझ में आ रहा है ना? गणित यही तो है। अब देखो इसमें मॉडिफिकेशन क्या करेंगे, तो भैया मॉडिफिकेशन करने के लिए क्या करते हैं हम कि सबसे पहले हम देखेंगे क्लास में इसी टेबल में आगे हम बनाएंगे टेबल। यहां पहले हम लिख दें विड्थ ऑफ द क्लास, विड्थ ऑफ द विड्थ इसकी कितनी है 10, इसकी कितनी है 10, इसकी कितनी है 10, इसकी कितनी है 20, इसकी कितनी है 30। तो सबसे पहले इसमें बताना है सबसे स्मॉलेस्ट विड्थ क्या है, मतलब सबसे छोटी विड्थ, उससे छोटी कोई ना हो। इसमें कितनी है? तो बस अब हम 10 को सिलेक्ट कर लिए हैं। अब हमको एक फार्मूला लगाना है जिससे निकालेगी क्या? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, मतलब जो हम रेक्टेंगल भी बना रहे थे उसकी लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, जिसका भी लेंथ पता करना तो पहले उसकी लिखो फ्रीक्वेंसी, क्या लिखो, फिर डिवाइड करो उसकी विड्थ से, ठीक, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी विड्थ, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी विड्थ, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी विड्थ, और इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी विड्थ। अब इन सबको मल्टीप्लाई करना होता है स्मॉलेस्ट क्लास विड्थ से। स्मॉलेस्ट क्लास विड्थ यहाँ क्या है? 10 है, 10 सबसे छोटी, वो कुछ भी हो सकती है, उससे क्या करना है मल्टीप्लाई सबको। तो ये क्या आ जाएगा भाई, 10 से 10 कट गया, क्या आएगा 7 आएगा, 10 से 10 कटेगा क्या आएगा 6 आएगा, 10 से 10 कटेगा क्या आएगा 5 आएगा, 10 से 20 को डिवाइड करोगे क्या आएगा 2, और 2 से 4 को डिवाइड करेंगे, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे आएगा 2, और यहाँ 0 0 कट गया 3 से 1।
अब एक रिजल्ट और यहां समझ लें, जो स्मॉलेस्ट विथ थी उतनी ही विथ जिनकी थी, मतलब बराबर थी, तो आप देख पा रहे हैं उनकी लेंथ कम नहीं हुई, उतनी ही। लेकिन जिनकी विथ बढ़ गई, विथ जिनकी ज्यादा है, उनकी लंबाई घट गई। ठीक है। अब इस पर अगर हम हिस्टोग्राम बनाएंगे तो वो आपको दिखेगा कि जो एरिया है वो उनकी फ्रीक्वेंसी की क्या है, प्रोपोर्शनल, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसके रेक्टेंगल का एरिया कम, और जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसके रेक्टेंगल का एरिया ज्यादा। तो हम क्या करें, यहां बना में दिख रहा नहीं दिख रहा, चलो अच्छा हम इसको शॉर्ट कर देते हैं। ये याद ही हो गया, 7, 6, 5 और 2, 1 लेंथ लेनी है बस। याद ना करें हम लिख ही दे सकते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 50, 50 से 80 था ना। फ्रीक्वेंसी क्या थी इसकी, 7 थी, इसकी 6 थी, इसकी 5 थी, यही थी। अब हम यहां पर क्लास इंटरवल मॉडिफिकेशन कैसे किया था वो नहीं दिखा रहे हैं, बस यहां पर हम लिख रहे हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, इसकी तो 7 ही आई थी, इसकी 6 आई थी, इसकी 5, इसकी आधी हो गई थी क्योंकि हाँ तो कितनी 2 और इसकी 1 हो गई थी, 1/3 हो गई थी। अब इसका हिस्टोग्राम बनाते हैं। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, है ना। 0 से 10, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। 0 से 10 वाला 7, फिर बता रहे हैं स्केल का यूज करके बनाएंगे आप, टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं होगी। 10 से 20 6, फिर 20 से 30 5, 30 से 50 2, है ना। फिर 50 से 80 1। एरिया लिख दे सकते, इसका एरिया कितना आएगा 70, इसका एरिया कितना आएगा 60, इसका एरिया कितना आएगा 50, इसका एरिया देखो ये 20 है और ये हाइट 2 है तो कितना आएगा 40, ये 30 है और ये हाइट 1 ही है। अब देख लो प्रपोजल निकालना जानते हो, 7 10 जा 70, 6 10 जा 60, 5 10 जा 50, 4 10 जा 40, 3 10 जा 30। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। सही है। और जो हमने पहले बनाया था उसमें क्या था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रोपोर्शनल नहीं थे उनकी फ्रीक्वेंसी के। तो समझ गए होंगे सब लोग कि जब वेरिंग लेंथ होंगे तो हम कैसे उनकी लेंथ फाइंड करेंगे। तो यहां पर हम कर देते हैं स्टॉप, खत्म। 2 चीजें हमने समझी आज, एक बार ग्राफ, एक हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम 2 तरह के समझे, एक इक्वल विथ वाले जिसमें क्लास इंटरवल सेम विथ का होता है, और दूसरा जिसमें वैरी कर रहा है, अलग अलग है। तो यहाँ तक के क्वेश्चन एक्सरसाइज के करके लाएंगे और कल हम बताएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स, फिर ये एक्सरसाइज हो जाएगा खत्म। मैं आपका कोर्स करता हूँ। फिर नेक्स्ट डे से हम लोग हाई स्कूल की किताब सभी लोग खरीद